Chapter 6 Geography, Manufacturing Industries. What is the importance of manufacturing? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये हेल्प करता है एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में। ये रिड्यूस करता है एग्रीकल्चर के ऊपर लोगों की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी को और लोगों को जॉब प्रोवाइड कराता है सेकेंडरी सेक्टर के अंदर और टर्शियरी सेक्टर के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग हेल्प करता है अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए और पॉवर्टी को दूर करने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा, उससे देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो हैं वो एक्सपोर्ट की जाएंगी, जिससे कि फॉरेन एक्सचेंज की हमें बहुत लाभ मिलेगा। इंडिया अपने रॉ मटेरियल को वैरायटी ऑफ गुड्स में, फर्निश्ड गुड्स में यदि कन्वर्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा और एक्सपोर्ट करता है, तभी हम प्रॉस्पर हो पाएंगे। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एक साथ चलते हैं। एग्रीकल्चर क्या करता है? रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज़ को, जैसे कि कॉटन, शुगर और बहुत सारे इनपुट्स हैं जो इंडस्ट्रीज़ को एग्रीकल्चर से मिलते हैं। और ऐसे ही इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है यूजफुल मशीनरी एग्रीकल्चर सेक्टर को, जैसे ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर एंड सो मैनी थिंग्स आर देयर। इन ऑर्डर टू कम्पीट इन इंटरनेशनल मार्केट, यदि हमारे प्रोडक्ट्स को हम चाहते हैं कि वो इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पकड़ बनाएं, तो हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के होने चाहिए, बेस्ट क्वालिटी के होने चाहिए। क्या कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री का नेशनल इकोनॉमी में? देखिए, करंटली हाल फिलहाल में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है इकोनॉमी में, उसका शेयर 27% है और नेक्स्ट 10 सालों में हम मान के चलते हैं, अगले दशक के लिए, कि 12% ग्रोथ रेट इसमें हमें चाहिए, एनुअल ग्रोथ रेट। गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरवेंशन जो है वो बढ़ रही है, डेफिनेटली बहुत अच्छी है। जिस दिशा में हम लेके अपनी इंडस्ट्रीज़ को जा रहे हैं वो एक अच्छी डायरेक्शन है और रिन्यूड एफर्ट्स इंडस्ट्री भी कर रही है उसके लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अपनी नई नई मशीनें, नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना। तो उससे निश्चित रूप से हम अपना गोल जो है, डिज़ायर्ड ग्रोथ रेट जो है वो पा सकेंगे, हमें ऐसा संभावना है। इंडस्ट्रियल लोकेशन, देखिए, क्या इंडस्ट्रियलिस्ट कहीं भी इंडस्ट्री लगा देगा? नहीं। उसके लिए इंडस्ट्रियलिस्ट कुछ महत्वपूर्ण कारकों का ध्यान रखता है, कुछ फैक्टर्स का वो ध्यान रखता है जो उसे प्रभावित करते हैं उस डिसीजन को लेने के लिए कि फैक्ट्री कहाँ पे सिचुएटेड होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल लोकेशन क्या होनी चाहिए। नंबर 1, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, एनर्जी सोर्स वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए आसपास। चूँकि देखिए, इंडस्ट्रीज़ में एनर्जी की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है। एनर्जी कंजम्पशन या तो वहाँ पे मशीनें रन करने के लिए हो सकता है कि बिजली की ज़रूरत पड़े, या हो सकता है कोयले की ज़रूरत पड़े, या किसी और की एनर्जी सोर्स की ज़रूरत पड़े। तो जो भी आप एनर्जी सोर्स यूज़ करने जा रहे हैं उसके लिए वहाँ अवेलेबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ है जिसकी हर इंडस्ट्री को लगभग बहुत ज़रूरत पड़ती है, बहुत नेसेसिटी होती है, वो है वाटर। और इसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल और फाइनेंस भी ज़रूरी है। कैपिटल एंड फाइनेंस इसलिए ज़रूरी है कि इसी से कोई भी बड़ी इंडस्ट्री जब हम लगाते हैं तो उसमें फाइनेंस ज़रूर कराना पड़ता है और कुछ ना कुछ कैपिटल हमें आउटसोर्स करनी पड़ती है। देखिए, डिमांड मार्केट में होना बहुत ज़रूरी है उस चीज़ की। जहाँ आप इंडस्ट्री लगा रहे हो उसके सराउंडिंग में, उसके विसिनिटी में, नियर एरिया में डिमांड होना उसकी बहुत ज़रूरी है। अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर, ये भी होना चाहिए कि वहाँ पे सभी तरह के हमारे पास जो है लेबर जो है, रोज़गार, स्किल्ड लेबर भी हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए और अनस्किल्ड लेबर भी हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। तो बैंकिंग और इंश्योरेंस की ज़रूरतें भी जो है हमें पड़ती हैं, इसलिए बैंकिंग सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर की भी आवश्यक है कि इनकी ब्रांचेस वहाँ पे हों। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की भी हमें आवश्यकता पड़ती ही है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, कई सारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो एक साथ आ जाती हैं अर्बन सेक्टर में, अर्बन सेंटर्स में, और ताकि वो सारी सुविधाएं जो बड़े बड़े शहरों में हमें अवेलेबल हैं
वो उनका लाभ उठा सकें। इसी को हम बोलते हैं एग्लोमरेशन इंडस्ट्रीज़ या क्लस्टरिंग ऑफ इंडस्ट्रीज़, एंड इट इंक्रीजेज द साइज़ ऑफ सिटीज़। और यही वजह है कि सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो एक पर्टिकुलर शहर जहाँ पे उसको बेसिक फैसिलिटी पूरी हो रही है उस इंडस्ट्री की, तो सारी इंडस्ट्री वहाँ पे क्लस्टर कर जाती हैं, उनका एक हब बन जाता है और उससे शहर का भी निश्चित रूप से साइज़ बढ़ता ही जाता है। टाइप और क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। देखिए, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें हम कई तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, बांट सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के आधार पर आप इंडस्ट्रीज़ को दो तरह की इंडस्ट्रीज़ में बांट सकते हो। नंबर 1, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वे हैं जहाँ पर के रॉ मटेरियल आता है एग्रीकल्चर से, जैसे कि कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क एट्सेट्रा। दूसरी है भाई मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। ये वो हैं जहाँ पे कि मिनरल्स एक रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ होता है और उसके बाद में हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट, जैसे आयरन एंड स्टील का यूज़ होता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में, और सीमेंट इंडस्ट्री भी इसी तरह की इंडस्ट्री है, यहाँ पे मिनरल का हमें बहुत यूज़ होता है। अकॉर्डिंग टू देयर रोल हम इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई कर सकते हैं। कैसे भाई? देखिए, अकॉर्डिंग टू रोल हम दो तरह से इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर 1, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ वो हैं जहाँ पर कि कोई छोटा कारीगर ना अपने हाउस के अंदर ही जो है वहाँ पे एक छोटी सी यूनिट बना लेता है और वहीं से काम करता है, लकड़ी के साथ काम कर सकता है, केन पे काम कर सकता है, बेंत होते हैं, या ब्रास के छोटे छोटे काम हैं, वहाँ पे ब्रास के बर्तनों पर कारीगरी भी होती है, ब्रास के बर्तन बनाना, स्टोन, हैंडलूम, खादी, लेदर वर्क, बहुत सारे काम है जो कॉटेज इंडस्ट्रीज से होते हैं। दूसरे नंबर की इंडस्ट्री होती है यहाँ पे कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्रीज़ रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करती हैं और बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे ये कार्य करती हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, ये कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट के लिए, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के लिए ये चीज़ें बनाती हैं। उसके अलावा हम जो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ का, वो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं बच्चों। कैसे? एक वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ कहलाएंगी, जहाँ पे बड़ी नंबर की ऑफ लेबरर जो है वहाँ पे एम्प्लॉय किया जाएगा, हर यूनिट के अंदर ह्यूज इन्वेस्टमेंट होगा और मोर देन 1 करोड़ रुपया वहाँ पे कम से कम लगेगा लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंदर। कॉटन इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इस तरह की इंडस्ट्रीज़ होती हैं। उसके बाद दूसरा है इसी में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो ऑन की जाती हैं और रन की जाती हैं इंडस्ट्रीज इंडिविजुअल्स के द्वारा, और जो लोग विच एम्प्लॉय ए स्मॉल नंबर ऑफ लेबरर, थोड़ी संख्या में ही वो लोग लेबरर रखते हैं अपने पास, और 1 करोड़ से कम का जो इन्वेस्टमेंट उसमें शुरुआत में लगता है। उसके अलावा हम जो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ का, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स भी हम कर सकते हैं कि जो रॉ मटेरियल है और फिनिश्ड गुड्स है वो कितना हम ले रहे हैं, उस आधार पर भी हम इंडस्ट्रीज़ को बांट सकते हैं बच्चों। जैसे हैवी इंडस्ट्रीज़, जो इंडस्ट्री हैवी और बल्कि रॉ मटेरियल को यूज़ करती हैं, बहुत भारी रॉ मटेरियल को यूज़ करती हैं और भारी प्रोडक्ट वो बनाती हैं, और ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम हैवी इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, यहाँ पर रॉ मटेरियल भी हैवी है और साथ में जो फिनिश्ड गुड है, कोई बड़ी मशीनरी वगैरह, वो भी हैवी है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ हो सकती हैं रॉ मटेरियल के आधार पर, उनके वजन के, उनके कंजम्पशन के आधार पर, वो है लाइट इंडस्ट्रीज़। ये लाइट रॉ मटेरियल का यूज़ करती हैं और लाइट फिनिश्ड गुड्स बनाती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फैंस हैं, स्विंग मशीन्स हैं, छोटी मशीनें, इस तरह से हम कह सकते, इस ग्रुप में हम रख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा बच्चों ओनरशिप के आधार पर भी हम इंडस्ट्रीज़ को बांट सकते हैं। ये कैसे? देखिए, इसमें 4 तरह की इंडस्ट्रीज़ हो सकती हैं बच्चों। नंबर 1, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं जो इंडिविजुअल्स के द्वारा ऑन की जाती हैं या फर्म्स के द्वारा ऑन की जाती हैं। कोई बड़ी फर्म हो सकती है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, जैसे बजाज ऑटो या टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, और बहुत सारी हैं। इसके अलावा सेकंड नंबर आता है फिर पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़। ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं बच्चों जो स्टेट या स्टेट की एजेंसीज़ के द्वारा रन की जाती हैं। इनका जो ओनर होता है वो स्टेट या स्टेट की एजेंसीज़ होती हैं, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, और बहुत सारी हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़। ये वो हैं जो जॉइंटली रन की जाती हैं प्राइवेट फर्म्स के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा या स्टेट एजेंसीज़ के द्वारा, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL।
इसके अलावा एक नेक्स्ट टाइप की और इंडस्ट्रीज़ होती हैं इसी में, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़। ये ओनरशिप के आधार पर हम देख सकते हैं कि ओन की जाती हैं और रन की जाती हैं कोऑपरेटिवली, सहभागिता के द्वारा, बाय द ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसे लोगों के द्वारा हु आर जनरली प्रोड्यूसर्स ऑफ रॉ मटेरियल, जो सामान्यतः रॉ मटेरियल के प्रोड्यूसर हैं, उन्हें ही उसका ओनर जो है वहाँ पे बनाया जाता है और वो ही उस कंपनी को ऑपरेट करते हैं, रन करते हैं और उसका प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। रॉ मटेरियल ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑफ द रॉ मटेरियल जो है वहाँ पे इंडस्ट्री को रन कर रहे होते हैं, जैसे कि खास तौर से हम देख सकते हैं बहुत सक्सेसफुल कंपनी है हमारे देश में अमूल। आप अमूल प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स को जानते हैं, तो ये अमूल कंपनी जो है ये कोऑपरेटिव सेक्टर की कंपनी है गुजरात की। इसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब हम देखते हैं हमारे देश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, अब हम उसे देखते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। ये भारत की सबसे प्राचीन इंडस्ट्री कह सकते हैं। फर्स्ट कॉटन मिल जो हमारे देश में एस्टेब्लिश हुई थी वो 1854 के अंदर हुई थी मुंबई में, और एट प्रेजेंट भी लार्जेस्ट जो इंडस्ट्री है हमारे देश में वो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही है। लगभग 1600 कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैं हमारे देश में बच्चों। कॉटन टेक्सटाइल मिल्स आर मेनली कंसंट्रेटेड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात ड्यू टू फेवरेबल कंडीशंस। क्यों, क्या फेवरेबल कंडीशंस हैं जिनकी वजह से सारी मिलें महाराष्ट्र और गुजरात में ही वहाँ कंसंट्रेटेड हैं। इम्पोर्टेंट सेंटर्स कौन कौन से हैं इनके? मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट एट्सेट्रा। दूसरे सेंटर्स हैं आगरा, हुगली, कानपुर, चेन्नई, मदुरई एट्सेट्रा। इसके बाद कॉटन टेक्सटाइल इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय 3 मेथड्स। 3 तरीके से इसका उत्पादन होता है। 3 तरह की इंडस्ट्रीज यहाँ पे हैं, हैंडलूम्स, पावरलूम्स और मिल्स। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स, इसमें कई स्टेप्स में प्रोडक्शन होता है। गिनिंग, कताई, वीविंग, बुनाई, डाइंग, रंजक, रंग लगाना, रंग करना, डिज़ाइनिंग, डिज़ाइन प्रिंटिंग करना उस पर, टेलरिंग, कपड़े की डिज़ाइनिंग करना और टेलरिंग करना, और देन पैकेजिंग टू प्रोड्यूस रेडीमेड गारमेंट्स। इसके बाद में रेडीमेड गारमेंट जो है यहाँ पे बनते हैं। इंडिया एक्सपोर्ट करता है यार्न को और रेडीमेड गारमेंट्स को यूएसए के लिए, जापान को, यूके, फ्रांस, नेपाल, श्रीलंका, सभी देशों में हम एक्सपोर्ट करते हैं। और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ निश्चित रूप से हर जगह कुछ ना कुछ सुविधाएं हैं, लाभ हैं, कुछ पॉजिटिव्स हैं तो कुछ नेगेटिव्स भी हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हमारे पास यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की अभी हाल रिसेंटली आ रही हैं। नंबर 1, स्कैरसिटी ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन। अच्छी क्वालिटी की जो कॉटन है उसकी ये इंडस्ट्री को स्कैरसिटी यानी कमी महसूस होती है। मेन कॉटन ग्रोइंग एरियाज चूँकि हमारे पाकिस्तान में, देखिए शुरुआत में क्या हुआ था, ये शुरुआती फैक्टर था। जिस समय भारत आज़ाद हुआ तो हमारे देश की जो मिलें थी उनमें से कई सारी पाकिस्तान वाले एरिया में चली गई थी, पाकिस्तान के पास चली गई थी, और कुछ काफ़ी सारी हमारे पास रह गई थी। लेकिन मेन जो कॉटन ग्रोइंग एरिया था वो मेन एरिया पाकिस्तान में चला गया था उस समय। तो ये स्कैरसिटी, ये कमी आज भी हमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं खलती है। ओल्ड मशीनरी, हमारे पास जो आज मशीनरी हैं, जो मिले हैं वो काफ़ी पुरानी हैं बहुत सारी, तो उनकी मशीनरी जो है ओल्ड एंड ऑब्सोलेट हैं, तो उन्हें ये कमी भी हमें दिखती है। एरेटिक पावर सप्लाई, और देखिए पावर सप्लाई की बड़ी प्रॉब्लम थी उस बस से कुछ सालों पहले तक। उस समय पे पावर सप्लाई इतनी बहुत बुरी तरह से कम होती थी कि वहाँ पे बिजनेसमैन को बहुत तरह से जो लॉसेस हैं वो सफ़र करने पड़ते थे। लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर का भी सामना इंडस्ट्रियलिस्ट को करना पड़ता था। इसके अलावा सिंथेटिक फाइबर्स बहुत आ गए हैं, और हमारे पास तो कॉटन में, टेक्सटाइल में हमारे स्पेशलाइजेशन है, तो टफ कंपटीशन जो है कॉटन टेक्सटाइल को सिंथेटिक फाइबर्स से भी मिल रहा है। मुंबई लार्जेस्ट सेंटर है इंडिया के अंदर, जहाँ पे 63 मिल्स हैं बच्चों। मेन रीज़न है फिनोमिनल ग्रोथ का। क्या मेन रीज़न है? मुंबई क्यों इतना तेज़ी से एक बड़े सेंटर के रूप में, बड़े हब के रूप में डेवलप किया है? नंबर 1, क्लाइमेट। यहाँ की जो क्लाइमेट है मुंबई की वो ह्यूमिड क्लाइमेट है।
वहाँ पर आर्द्रता ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से जो वहाँ का कॉटन है उसका थ्रेड जो है आसपास के इलाके में हाई ह्यूमिडिटी होने की वजह से स्ट्रॉन्ग थ्रेड वहाँ पे बनता है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है, पोर्ट वहाँ पे हैं जो हेल्प करते हैं इंपोर्ट करने के लिए मशीनरी को, और लॉन्ग स्टेपल कॉटन जो है जो कई देशों से हम इंपोर्ट भी करते हैं वो भी वहाँ पर आराम से मंगाई जा सकती है, इजीली मंगाई जा सकती है। रॉ मटेरियल यहाँ पर जो बैक चेन है वो बहुत अच्छी है हर तरह से। ब्लैक कॉटन सॉयल यहाँ पे अवेलेबल है आसपास के इलाके में, और यहाँ पर रॉ मटेरियल भी बहुत अच्छा अवेलेबल हो जाता है। तो उसकी जो चेन है, सप्लाई चेन हमारे पास रॉ मटेरियल की, वो भी हमारी अच्छी है, रॉ मटेरियल अवेलेबल है। चीप लेबर, हाई पॉपुलेशन है मुंबई की, जिसकी वजह से हमें मुंबई की हाई पॉपुलेशन होने की वजह से बच्चों चीप लेबर मिल जाती है। और इसके अलावा मुंबई एक रेडी मार्केट है बच्चों हमारे लिए, कि जहाँ पे हम कपड़ा उद्योग जो है हमारा कपड़े बना के और तुरंत उन्हीं को एक्सपोर्ट, अपने बच्चों को, अपने परिवारों को, अपने शहर को ही हम वहाँ पे उसमें ही काफ़ी कॉटन टेक्सटाइल का हमारा प्रोडक्शन कंज्यूम हो जाता है। कैपिटल, देखिए कैपिटल अवेलेबिलिटी भी मुंबई के अंदर बहुत अच्छी है। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई है, जहाँ पर बहुत कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो काफ़ी हद तक हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए, हैवी इंडस्ट्रीज़ के लिए स्पेशली पूरी हो जाती हैं। थैंक यू सो मच।